हेलो फ्रेंड्स, मैं एक बार फिर से उपस्थित हूँ कहानी तुम सा कोई नहीं का अगला भाग लेकर। इसके पहले भी 6 भाग अपलोड हो चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा तो एक बार मेरे चैनल पर जाकर अवश्य देखें। और हाँ, मेरी लिखी हुई कहानियाँ अगर आप पढ़ना भी चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे वेबसाइट voiceforworld.org पर जाकर ज़रूर पढ़ें। अपने कमरे में लेटा नीव को भी नींद नहीं आ रही थी। 2 दिन पहले जो दिल्ली से एग्ज़ाम देकर लखनऊ आया था, तब से अदिति से मुलाकात ही नहीं हुई है। माँ और मामी दोनों ने मना कर दिया कि अब सीधे शादी में ही मिलना, उससे पहले नहीं। तो मन थोड़ा बेचैन हो रहा था। यूँ तो शादी एक दिन बाद ही थी, लेकिन फिर भी दिल मान नहीं रहा था। एक बेचैनी सी हो रही थी। दिल की बातें हो न हो, लेकिन एक दीदार पाने को जी आतुर हो रहा था, जिसके लिए वह 1 महीने से तरस गया था। वह सोने का भरसक प्रयास कर रहा था, लेकिन जब आकुलता ज़्यादा हुई तो उठकर खिड़की पर आ गया। आषाढ़ का महीना था। आसमान में काले बादल घिर गए थे। लग रहा था अब बारिश होगी, तब बारिश होगी। यह देखकर नीव का मन और मचल गया। वह ख्वाब में ही अदिति को देखने लगा, अपनी बाहों में भरने लगा और होठों पर अनायास एक प्यारा सा गीत आ गया, तुम्हें गीतों में ढालूंगा, सावन को आने दो। और अचानक ही उसकी धीमी आवाज़ ऊंची हो गई। तब उसे गहरी रात का ख्याल हुआ और मुस्कुराकर अपने सिर पर चपत लगाते हुए वापस बिस्तर पर लौट आया। पर नींद कहाँ आने वाली थी, तो फिर अपने भावी जीवन संगिनी के ख्यालों में डूब गया। अदिति के साथ शादी, उसके साथ अपना जीवन बिताने को लेकर रोमांचित हो रहा था। सोच सोच कर खुश हो रहा था। खुद को लकी मान रहा था, जिससे वह प्यार किया। जो पहला प्यार था वह उसे मिलने जा रहा है, हमेशा हमेशा के लिए अपना होने जा रहा है। इस बात से बेखबर कि उसका प्यार तो न जाने इस बरसात की गहरी रात में कहाँ अकेली भटक रही है, बिलख रही है। अपनी कल्पनाओं में घंटों डूबते उतरते नीव को भी माँ बाप के लिए दिल में बेहद प्यार उमड़ रहा था। उसकी बातों को, भावनाओं को समझने के लिए, मानने के लिए। नहीं, अब मुझे और ज़्यादा मेहनत करनी होगी। जितना जल्दी हो सके मुझे जॉब ढूंढनी होगी। मन ही मन सोचते हुए आँखों के सामने अदिति का मुस्कुराता हुआ चेहरा याद आ गया। उसके कहने पर जब मम्मी पापा मान गए, तब नीति गई अदिति को रोकने के लिए, लेकिन अदिति नहीं रुक रही थी। तब निर्मला जी दोनों पति पत्नी ने कहा, तब जाकर वह रुकी। फिर नीव गया उससे मिलने के लिए। अदिति उसे दरवाजे पर देखकर ही उठ खड़ी हुई। तब उसने वहीं से कहा, घबराइए मत, आप यहाँ रुककर सबकी बात मानकर कुछ गलत नहीं किया है। और हाँ, आपके मन की बात तो पता नहीं, परंतु मैं आपको काफ़ी पहले से पसंद करता हूँ। पर यह बात मैंने आज तक किसी को भी नहीं बताई थी। पता नहीं नीति को कैसे पता चल गया, पर अब लग रहा है कि यह भी अच्छा ही हुआ। उसे नहीं पता होता तो शायद आज आप यहाँ नहीं होती, क्योंकि मैं तो मुँह खोलने से रहा। और तो और, अगर वह नहीं रहती तो शायद ही मुझे एहसास भी होता कभी। अदिति सिर झुकाए चुपचाप सुन रही थी। देखिए, आपकी पसंद नापसंद जाने बिना फ़िलहाल मैं इस रिश्ते के लिए तैयार हो गया हूँ, बस इसलिए ताकि आप सुरक्षित रह सकें। अगर आपके मन में कोई भी और बात है या इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं है तो आप मुझे बता सकती हैं। मैं और भी तरीके ढूंढ लूँगा आपको बचाने के लिए। तब अदिति की आंखों में आंसू छलक पड़े। जिसे पूछना चाहिए वह तो कभी पूछा नहीं, पसंद नापसंद, और आप पूछ रहे हैं। तो चलिए बता देती हूँ। थैंक यू मुझे बचाने के लिए, मेरे साथ विवाह जैसे पवित्र बंधन में बंधने के लिए, तैयार होने के लिए। मुझे इस रिश्ते से कोई परेशानी नहीं, कोई शिकायत नहीं, कुछ नहीं। आपके हाँ कहने से मैं बेहद खुश हूँ। आपसे अच्छा जीवन साथी शायद ही मुझे मिलता। ठीक है, जब आपको कोई आपत्ति नहीं तो मेरे तरफ से भी आप पर कोई दबाव नहीं रहेगा। आप जितना समय चाहे ले सकती हैं मुझे समझने के लिए,
रिश्ते में आगे बढ़ने के लिए, बोलकर वह अदिति के करीब आ गया तो उसका कलेजा धक से रह गया। तब नीव ने अपना हाथ आगे बढ़ाया, लेकिन अदिति ने अपना हाथ आगे नहीं किया। तब उसने खुद उसका हाथ अपने हाथों में लेते हुए कहा, यह मेरा वादा रहा। तब अदिति ने मुस्कुराते हुए हाँ में सिर हिला दिया। सब याद आते ही वह मुस्कुराने लगा। बस कल तक की दूरियां हैं, उसके बाद तुम हमेशा के लिए मेरी हो जाओगी। इधर नीति तकिया में मुंह दबाकर अभी भी रो रही थी और मन ही मन भगवान से प्रार्थना कर रही थी, हे भगवान, तुम उसे अच्छी राह दिखाना, वह जहाँ भी हो उसकी रक्षा करना। कुछ देर पहले अभी दोनों सहेली जितनी खुश थी, जो बातें कर रही थी, वह सब याद कर वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रही थी। आंखों से झरझर आंसू बह रहे थे। पता नहीं मैं भी कैसे इतना जल्दी बिलीव कर लिया। मेरी माँ का जो नेचर है, जो स्वभाव है, कैसे भूल गई। मैं यह कैसे भूल गई कि मेरी माँ तो उसे सामान्य तौर पर भी कभी पसंद नहीं की। हमेशा कहती थी वह लड़की अलच्छी है, अपने माँ बाप को खा गई, जहाँ रहेगी भवंस नहीं होगा, तरक्की नहीं होगी। फिर अपने बहू के रूप में कैसे पसंद कर ली, कैसे इतनी जल्दी इस रिश्ते के लिए मान गई। मोटी बुद्धि की मैं जरा भी समझ नहीं पाई माँ की चालाकी। पता नहीं अब कल क्या हंगामा होगा जब वह घर में नहीं दिखेगी, पर अब जो भी हो वह तो निकल गई। भगवान करे वह जहाँ भी रहे बस सुरक्षित रहे। बोलकर तकिया पर सिर रख पीठ के बल लेट गई और हाथों को मोड़कर सिर के ऊपर रख लिया। आधी रात से ज़्यादा बीत चुकी थी, लेकिन आंखों में बिल्कुल नींद नहीं थी। वह दिमाग को शांत कर रही थी, पर वह अभी भी अशांत ही था। और एक बार फिर अभी कुछ देर पहले माँ की कही बातें दिमाग में घूमने लगी। भाभी, याद रहे आपको किसी भी तरह नीव को खाने में नींद की दवाई देकर उसे सुला देना है और उसकी जगह उसका कपड़ा पहनाकर नलिन को मंडप पर बिठा दीजिएगा। बस ब्याह हो जाए, उसके बाद कौन क्या करेगा, कौन आएगा उसे उसके लिए बोलने लड़ने, कोई नहीं है उसका। वैसे भी चाचा चाची का घर छोड़कर भागी है, वह भी नाराज़ होंगे, तो निश्चिंत रहना, कोई कुछ नहीं बोलेगा और आसानी से अपने नलिन का घर भी बस जाएगा। याद करते ही नीति की आंखों से एक बार फिर आंसू बहने लगे और माँ के प्रति मन में बेहद गुस्सा भर आया। भला ऐसे कैसे कर सकती है एक ऐसे लड़के से शादी, जिसकी शादी की उम्र तो हो गई है, पर दिमाग से अभी भी वह बच्चा है। वह अपना भला बुरा, पति पत्नी के रिश्ते तो दूर, लड़का लड़की में डिफरेंस तक नहीं समझ पाता है। माँ कैसे उसकी शादी करवा सकती है? और मामी भला क्यों ऐसे बेटे की शादी करना चाह रही है? ऐसे बेटे का घर बसाकर भी भला क्या मिलने वाला है? पर इसमें पापा और मामा भी मिले हैं, हो सकता है, तभी तो इतनी आसानी से वो मान गए। याद करते ही एक बार फिर नीति की आंखों से आंसू बह गए। तभी दरवाजे पर नॉक हुआ। नीति चौंक कर उठी। इतनी रात गए कौन हो सकता है? वह एक बार में जानबूझकर नहीं उठी। जब दोबारा नॉक हुआ तो भी नहीं उठी और उसके बाद भी कई बार दरवाज़ा खटखटाया। तब वह उठकर जानबूझकर अलसाई आवाज़ में बोली, कौन है? मैं हूँ नीव। भाई तुम इतनी रात गए, क्या काम है? बोलती हुई उसने फटाफट तकिया को बाजू में लगाया और उस पर बिस्तर डालते हुए डोर खोल दिया। हाँ भाई, क्या हुआ? इतनी रात गए यहाँ क्यों आए हो? तुम दोनों सो गए क्या? भाई, समय नहीं देख रहे हो? आधी रात से ज़्यादा बीत चुकी है तो सोए होंगे ना। अदिति भी सो गई है, वह तो कब का सो चुकी थी। वैसे क्यों पूछ रहे हैं? मिलना था आपको? नीव ने हाँ में सिर हिला दिया। भाई, सुबह मिल लेना, या फिर कल के बाद आपके साथ ही रहेगी, तो फिर क्यों अभी उसे परेशान कर रहे हो? बोलते हुए नीति का कलेजा धक धक हो रहा था। वह हकला रही थी, फिर भी उसने कह दिया, अच्छा ठीक है। बोलते हुए वह सर टेढ़ा कर अंदर झांकने लगा तो नीति ने अनायास कह दिया, मम्मी और मामी को उठाऊं अभी? जा रहा हूँ। बोलकर वह चला गया तो उसने झट से दरवाज़ा बंद किया
और ज़ोर ज़ोर से गहरी सांसें लेने लगी। उधर उसके चाचा चाची भी ढूंढ ढूंढ कर परेशान हो गए थे। अदिति जब कहीं नहीं मिली तब उस लड़के वाले को बताया। सुनकर वो भी बेहद नाराज़ हुए। पूरा पैसा ब्याज समेत वसूल लिया और इतना ही नहीं, दोनों को खूब भला बुरा कहा कि ज़रूर तुम दोनों ने ही जानबूझकर भगाया है। दोनों की बहुत बेइज्जती हुई और इसका गुस्सा मन में पाले वह दोनों भी बैठे थे और राह देख रहे थे। कभी न कभी कहीं न कहीं तो दिखेगी या पता चलेगा ही वह कहाँ भागी है, किसके साथ भागी है। इधर अदिति एक सुनसान सड़क पर भागे जा रही थी, जिसके दोनों तरफ ऊंचे ऊंचे शीशम के पेड़ लगे थे, जिसकी वजह से चांद की चांदनी के साथ स्ट्रीट लाइट की रोशनी भी धीमी हो गई थी। उस पर वह बेतहाशा भागी जा रही थी, बिना यह सोचे समझे कि वह जिस रास्ते पर जा रही है वह रास्ता कहाँ जाता है। इस रास्ते पर चलकर वह सुरक्षित रह पाएगी या और बड़ी मुसीबत में पड़ जाएगी। भागते हुए उसके कमर तक लंबे काले घने बाल बार बार हवा में लहरा रहे थे। उसकी कुछ लटें चेहरे पर आ रही थी। उसे वह बार बार समेट कर जूड़ा बांध रहे थे और वह बार बार खुलकर गिर रहा था। उफ, यह बाल भी न जी का जंजाल ही बन गया है। एक तो साला जीवन में मुसीबतें कम नहीं हो रही, ऊपर से तू भी मुसीबत बन रहा है। तभी बाल एक बार फिर खुल गया। चल आज भर तुझे जितनी मनमानी करनी है कर ले, लेकिन अगर आज मैं बच गई तो कल सुबह सबसे पहले तुझे काट कर फेंकूंगी। मैं कल सुबह ही नाई के पास जाकर बॉय कट करवाऊंगी और तुम्हारा काम तमाम करती हूँ। लंबे बाल का शौक़ बचपन से रहा है मुझे, इसलिए मैंने तुझे बढ़ाया, लेकिन अब लगता है तुझे भी बढ़ाकर मैंने मुसीबत ही मोल ले ली है। तभी उसका दुपट्टा गिर गया, जिसमें उलझकर वह मुंह के बल गिरते गिरते बची। वह दांत खींचते हुए दुपट्टा को फेंकने लगी। फिर मन में कुछ सोचकर उसने दुपट्टा कंधे और कमर से लपेटा और कसकर बांध लिया और फिर तेजी से भागने लगी। वह इतना बेसुध होकर भाग रही थी कि अगल बगल कहीं नहीं देख रहे थे। भगवान, पता नहीं और कब तक और कहाँ तक भागना पड़ेगा। पता नहीं और कितनी मुसीबत, कितने संघर्ष, कितनी तकलीफ़ें लिखी है मेरे जीवन में। कभी कभी तो लगता है भगवान जब भी मेरी किस्मत लिख रहे थे तो शायद नींद में थे, या नहीं तो फिर भांग खा लिए थे। तभी तो मेरे जीवन में सिर्फ दुख ही दुख लिख दिए। अरे जब तुमने मेरे माँ बाप को बुला लिया तो साथ में मुझे भी बुला लेते। मुझे क्यों जिंदा छोड़ दिया? अगर छोड़ भी दिया तो थोड़ा तो सुख चैन सुकून छोड़ देते जीवन में, कोई तो सहारा रहने देते। इस 22 साल के जीवन में लगता नहीं है कि माँ बाप के जाने के बाद 22 दिन भी सुकून से चैन से सांस ली होंगी। अब तुम ही बताओ, कब तक भागूं, कितना भागूं? पहले चाचा चाची की वजह से घर छोड़कर भागना पड़ा, फिर जिसने भरोसा दिया, दिलासा दिया, उसने ही भगा दिया। आखिर कब तक यह सब चलेगा? अरे कुछ नहीं तो कम से कम यह तो बता दो भगवान, आखिर मेरी गलती क्या है? क्या कसूर है मेरा? बरबराते हुए वह भागी जा रही थी। तभी एक बार फिर उसका बाल खुला। अब की बार चिढ़कर उसने अपने ही बाल को दोनों हाथों से ज़ोर से खींच लिया। आज बहुत चिढ़ हो रही है तुमसे। अब तक भागते भागते वो हाँफने लगी थी। थकान के साथ साथ बेहद जोरों की प्यास लग रही थी। वह घुटने पर दोनों हाथ रखकर थोड़ा आगे की ओर झुकी और धक धक करते कलेजे को और जोर जोर से चलती सांसों को नियंत्रित करने लगी। कुछ देर तक इस तरह रहने के बाद वह फिर उठकर खड़ी हुई और थूक निगल कर सूखते गले को तर किया। फिर पूरे बाल को समेटकर अच्छे से जूड़ा बनाया, दुपट्टे से पसीना पोंछा और चारों तरफ नज़र दौड़ाई तो उसके होश उड़ गए। अरे यह मैंने कौन सा रास्ता पकड़ लिया? यह तो शहर जाने के बजाय लगता है जंगल की तरफ जा रहा है। तभी तो मैं सोचूं इतना सुनसान कैसे है? यहाँ तो इंसान के नामो निशान तक नहीं है। हे भगवान, ये रास्ता किधर जाता है? क्या मैं इस रास्ते पर आगे बढ़ूँ या वापस लौट जाऊँ? लेकिन अब तक तो काफ़ी आगे निकल आई हूँ। जब तक वापस इतना रास्ता तय करूँगी
तब तक तो हो सकता है सुबह ही हो जाए, या नहीं तो मेरे ही घर वाले मुझे पकड़ ले। ओह गॉड, अब क्या करूं? तभी वहीं बगल में कुछ दूरी पर एक पीपल के झाड़ के नीचे एक मूर्ति रखी हुई देखी। भाग कर गई और उनके आगे हाथ जोड़ लिया, पर नाराज़गी इतनी थी कि स्वभाव में विनम्रता नहीं आई, वहाँ भी धमकी वाला अंदाज था। क्या भगवान, तुमने मुझे दुनिया में भेज दिया, किसके भरोसे? अगर कोई सहारा नहीं भेजना था, नहीं छोड़ना था, तो क्यों मुझे भी जिंदा छोड़ दिया? अपने पास बुला लेते ना। कहते हैं सबसे बढ़कर दुनिया में दोस्त होता है, वह भी अपने नहीं हुए। अपने घर में रखने का वादा कर वह भी घर से भगा दिया, तो अब मैं कहाँ जाऊँ बोलो? बोलते हुए वह घुटने के बल बैठकर भगवान की मूर्ति को गौर से देखने लगे, तो देखा वह खंडित मूर्ति है। वह तुरंत उठकर खड़ी हुई। अरे भगवान जी, मैं भी तुमसे क्यों प्रार्थना करने लगी, मदद मांगने लगी? भला तुम क्या मेरी मदद करोगे? तुम तो खुद टूट कर बेघर हो चुके हो, तो तुमसे क्या मदद मांगूँ मैं? तुम तन और मन से टूटी हुई अबला का क्या मदद करोगे? नहीं, अबला तो नहीं हूँ मैं, लेकिन चलो तुम्हें देखकर तसल्ली मिली। टूटे हुए का कोई अपना नहीं होता, उसका बेघर होना तय है, चाहे भगवान हो या इंसान। फिर वह आसमान की तरफ देखते हुए कहा, तुम्हें क्या लगा तुम मुसीबत पर मुसीबत देते जाओगे तो मैं टूट जाऊंगी, बिखर जाऊंगी? मैं तुम्हें चैलेंज करती हूँ, तुम्हें जितना मुसीबत देना है दो, पर मैं हार नहीं मानूंगी। हंसकर जीवन को जी कर दिखाऊंगी। बोलते हुए एक बार फिर से सड़क पर भागने लगी। अभी कुछ ही दूर गई होगी कि पीछे से एक बाइक तेजी से आती हुई दिखी, जिस पर दो लोग बैठे थे। एक के हाथ में गन जैसा कुछ था, शायद गन ही था। वह बहुत डर गई, कलेजा धक धक होने लगा। उसने आसमान की तरफ देखते हुए भगवान को कहा, अरे तुम भी गजब करते हो। मैंने अभी कहा और तुमने तुरंत सुन भी लिया, तुरंत मुसीबत भेज दिया। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मुसीबत मांगी थी ना, इसलिए। अभी अच्छी चीज़ें मांगी होती तो तुम इतनी जल्दी नहीं सुनते। चलो कोई नहीं, अब देखो तो यह कैसी मुसीबत है। बोलते हुए वह तुरंत सड़क किनारे झाड़ में छुप कर बैठ गई और मन ही मन बोलने लगी, हो न हो, मुझे लगता है ये मेरे ही घर वाले होंगे, वे ज़रूर मुझे पकड़ने आ रहे हैं। उधर तेज़ी से आ रही बाइक पर दो शख्स बैठे थे और आपस में बातें कर रहे थे। हो न हो इसी रास्ते गया होगा। अरे हाँ, मैंने देखा है, और तो और इधर कोई और रास्ता भी कहाँ है जो भागेगा? जाने दो, भागने दो, आखिर भाग कर जाएगा कहाँ और कब तक? आज तो वह बचने से रहा। मुझे धोखा देने वालों का मैं क्या हश्र करता हूँ, आज उसे अच्छे से पता चल जाएगा। लेकिन सर, यह रास्ता तो मुझे लग रहा है कि जंगल की तरफ जा रहा है, वह इधर कैसे जाएगा? अरे नहीं, मैंने देखा है, वह इधर ही भाग रहा था, दूर से लगा मुझे। उधर उसने जब देखा बाइक तेज़ी से आगे आ रही है तो वह डर कर और अंदर झाड़ी में बैठ गई। रात का समय था, शांत वातावरण था, हल्की सी खरबराहट भी साफ साफ सुनाई दी। जो बाइक पर बैठे उस शख्स ने आवाज़ की तरफ नज़र उठाकर देखा तो वहाँ किसी को बैठे देख उसने देख लिया और वहीं से गोली चला दी और वह नीचे गहरी खाई में गिर गई। और यह देखकर बाइक पर बैठे उस शख्स के चेहरे पर बड़ी मुस्कान आ गई। खल्लास, लो हो गया खेल ख़त्म। मैंने कहा था ना उधर ही भागा होगा, देखा यहाँ छुप कर बैठा था। लेकिन सर, वह तो बाइक पर था। अरे वो जिस पर भी था, पर अब कल अर्थी पर रहेगा। सर, मेरा मतलब है कहीं किसी और को तो नहीं गोली लग गई? तुम भी क्या बातें कर रहे हो? अरे इतने घने जंगल में कोई भला क्यों आएगा इतनी रात गए? चलो तुम ज़्यादा सोचो मत। और वह दोनों वहीं से वापस हो गए। अगली सुबह मीडिया में यही ब्रेकिंग न्यूज़ थी कि जंगल के खाई में एक लड़की की लाश मिली है। कल देर रात किसी ने उसे गोली मार दी। पता नहीं कौन है इसके पीछे और उस लड़की से किसकी क्या दुश्मनी थी।
इधर मंजू निवास में भी सुबह सुबह हंगामा मचा हुआ था। काफ़ी देर तक तो लगा कि शायद वह इधर उधर कहीं गई होगी, लेकिन जब वह कहीं नहीं मिली तब सबको लगा शायद इस शादी से खुश नहीं थी, इसलिए भाग गई। घर वाले और रिश्तेदारों के साथ आसपास के लोग भी जमा हो गए थे और तरह तरह की बातें कर रहे थे। आखिर लड़की आधी रात को कहाँ चली गई, किसके साथ चली गई। निर्मला जी भी उदास हो रही थी, रोने की एक्टिंग कर रही थी, पर मन ही मन में खुश हो रही थी कि अच्छा हुआ चली गई, उससे छुटकारा मिला मुझे। जान न पहचान और मैं तेरा मेहमान ज़बरदस्ती पल्ले पड़ रही थी, गले का फांस बनने जा रही थी। खुश तो रमेश बाबू भी थे, पर आश्चर्य इस बात की थी कि इतनी देर रात वह कहाँ भाग गई। निर्मला जी की भाभी मंजू जी एक बार फिर उदास हो गई। अपने बेटे की शादी और घर में बहू लाने का सपना एक बार फिर जो टूट गया था। नीति सब जान रही थी, फिर भी वह रो रही थी, क्योंकि कल रात से ही उसका मन बेहद घबरा रहा था और सुबह से एक अजीब सी बेचैनी हो रही थी। ना चाहते हुए भी मन में बार बार बुरे ख्याल आ रहे थे कि कहीं वह किसी मुसीबत में न तो पड़ गई, और इसी आशंका के चलते उसे रोना आ रहा था। वहीं नीव बेहद गुस्से में था। अगर उसे मैं नहीं पसंद था, मुझसे शादी नहीं करनी थी, तो क्यों वह इस रिश्ते के लिए तैयार हुई। उसे बचाने के लिए मैंने सबकी नाराज़गी झेली, पापा से थप्पड़ खाए, मेरी पढ़ाई भी डिस्टर्ब हुई, फिर भी उसे मेरी या मेरी भावनाओं की कदर नहीं हुई और सब कुछ छोड़ छाड़ कर भाग गई, वह भी शादी के इतने करीब आकर। अब मेरी और मेरे माता पिता की क्या इज्जत रह जाएगी, और अगर उसके चाचा चाची को पता चला तब वे भी हमें कितना भला बुरा कहेंगे। याद आते ही मन गुस्से से भर गया। जाओ, तुम मुझे छोड़कर भले ही भागी हो, लेकिन लगता नहीं है मुझे कि तुम भी चैन से रह पाओगी, खुशियाँ नसीब होगी। तभी उसे याद आया, रात को जब मैं नीचे आया तब कमरे में तो वह सो रही थी, फिर कब भाग गई। कहीं उसे भगाने में नीति का तो हाथ नहीं, लेकिन उससे शादी करने के लिए सबसे पहले उसी ने मुझे कहा था, फिर वह क्यों भगाएगी। चलो, जो भी बात है, अभी जाकर बात करता हूँ, पता करता हूँ नीति से। दोस्तों, कहानी आगे जारी रहेगी। प्लीज़ तब तक अपना साथ बनाए रखें और चैनल को सब्सक्राइब कर मुझे ज़रूर सपोर्ट करें। मैं बहुत जल्द इसका अगला भाग अपलोड करूँगी। थैंक यू।